हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार डीएलएड ऑनलाइन। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों आप घर बैठे अपने डीएलएड सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच ताकि वो भी इसका अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। आप सब लोगों को भली भांति मालूम हो चुका होगा कि आप लोग का जो एग्जाम है वो 24 नवंबर से होने वाला है, तो समय बहुत ही कम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का प्रयास करें, वीडियो को रिपीट करके देखें, नोट्स बनाने का प्रयास करें, ठीक है, अच्छी तैयारी करें और एक अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें फ्रेंड्स कि वीडियो कैसी लग रही हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने S7 का यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा यूनिट है जिसको आप लोग कहीं ना कहीं बचपन में जरूर पढ़े होंगे या अपने घर में जो भी छोटे छोटे आपके भाई बंधु होंगे उनको पढ़ाए होंगे या पढ़ाते होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके फ्री के मार्क्स हो सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कुछ भी आपको रोट नहीं करना, रटना नहीं है, बल्कि जो चीज़ें आपने पीछे करके आया है उसको बस एक बार मेमोराइज कर लेना है बस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस यूनिट को। हमारा यूनिट 3 रहेगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स ज्यामिति के बारे में कि ज्यामिति होता है क्या है। ज्यामिति को इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं। फ्रेंड्स ये जो ज्यामिति है ना, ये आपका एक यूनानी शब्द से आया हुआ है। मतलब यूनान के जो 2-3 वैज्ञानिक थे जैसे पाइथागोरस थे, यूक्लिड थे, ठीक है ना, इन लोगों ने ज्यामिति का खोज किया। बल्कि बोल सकते हैं कि इन लोगों का योगदान ज्यामिति में बहुत ही ज्यादा रहा। यूक्लिड भी थे, ठीक है। इस जो ज्योमेट्री शब्द जो है ये यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन से बना हुआ है। कौन सा शब्द है? जियोमेट्रॉन। दो शब्द है, देखिएगा, जियो और एक होता है आपका मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है फ्रेंड्स जमीन, बोल सकते हैं इसको जमीन बोल दीजिए, भूमि बोल दीजिए, और मेट्रॉन का मतलब होता है मापना, मतलब मेजरमेंट। अगर इन दोनों को कंबाइन करके समझने का प्रयास किया जाए तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? जमीन या भूमि का मापन। मतलब कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया था कि हम लोग जो भी मापने वाला काम करते हैं वो हमारा कहाँ पे होता है? ज्योमेट्री में होता है। अब मापने की बात करें तो फ्रेंड्स क्या क्या हो सकता है? तो आपका बिंदु हो सकता है, आपका किरण हो सकता है, आपका रेखा हो सकता है, ठीक है, आपका लाइन सेगमेंट हो सकता है। इन्हीं सब चीजों से मिलकर क्या बनता है? तो ज्योमेट्री बनता है। अलग अलग शेप्स बनेगा इन्हीं लाइन और रेखा की मदद से, बिंदु की मदद से आप वृत्त, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, पंचभुज, बहुभुज, पॉलीगन, बहुत सारी आकृतियां आप यहाँ से ज्योमेट्री आकृतियां जो भी है वो बना सकते हैं। तो हमारा जो यूनिट है फ्रेंड्स इसी पे बेस्ड है, ज्यामितीय आकृतियां। मतलब कि ज्यामिति में कौन कौन सी आकृतियां हम लोग बना सकते हैं। कोई 5-6 टॉपिक होगा, इसको हम लोग आराम से आज कवर करते हैं। ये यूनिट हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो आप धैर्यपूर्वक इसको देखिए, समझने का प्रयास करिए और नोट्स अपना जरूर बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम लोग का जो आज का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा खुली एवं बंद ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है। देख लेते हैं इसको क्या होता है ये। आई होप कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा, है ना। एग्जाम में फ्रेंड्स चोरी के मकसद से कभी नहीं जाइएगा कि चोरी होगा तो ही लिखेंगे, कुछ नहीं है। बस अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसको देख लेते हैं, खुली एवं बंद ज्यामितीय आकृतियां। पहला टॉपिक है हम लोग का खुली एवं बंद ज्यामितीय आकृतियां। अब यहाँ पे समझने का प्रयास नहीं करते हैं, दो टर्म, एक खुली और एक बंद। और ज्यामितीय आकृतियां मैंने बता दिया कि ज्यामितीय आकृतियां होती क्या है। तो खुली और बंद आकृतियों की बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि खुली ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है। खुली ज्यामितीय आकृतियां, तो खुली का मतलब ये होता है कि वैसी आकृतियां जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एंडिंग पॉइंट, मतलब जहां से आप आकृति को बनाने का शुरुआत कर रहे हैं और जहां पे समाप्त कर रहे हैं वो दोनों कभी एक दूसरे से मैच ना करे, वैसी आकृतियों को हम लोग क्या बोलेंगे? खुली ज्यामितीय आकृतियां बोलेंगे। जैसे देखिए मैं एक आयत बनाता हूं, मैंने आयत बनाया और मैंने इसको यहीं तक छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ कि ये अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभिक
बिंदु बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया मेरा, तो एंडिंग पॉइंट यानी कि समाप्त वाला बिंदु, एंडिंग पॉइंट। ये दोनों कभी आपस में मैच नहीं करेंगे, तो ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या बोलेंगे, खुली ज्यामितीय आकृतियां बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि खुली ज्यामितीय आकृतियां कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि खुली हो या बंद हो, ये दो प्रकार की होती है ना, चाहे वो खुली हो चाहे बंद हो। कौन कौन सी, तो एक होती है आपकी सीधी खुली ज्यामितीय आकृतियां, देख लीजिएगा। एक आपका हो जाएगा क्या, सीधी खुली आकृति या आकृतियां, और एक आपका हो जाएगा वक्र खुली आकृति। दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स खुली ज्यामितीय आकृतियां, एक सीधी और एक वक्र। सीधी का बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, लेकिन ये ओपन रहेगा, ठीक है। ये सारी आकृतियां कैसी हैं, तो आप देख सकते हैं ये सब क्या है, सीधी है, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सीधी खुली आकृतियां। वक्र की बात करें फ्रेंड्स, तो वक्र किसे बोलते हैं, वक्र आकृति। आपने चूड़ी देखा होगा, चूड़ी जो हमारी माता बहनें पहनती हैं, अगर वो चूड़ी टूट जाए तो टूटने के बाद जो शेप बनता है ना, जो शेप बनता है ऐसा ऐसा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मेरे हाथ में एक कंगन है ना, लोकरा जो पहनते हैं वो भी क्या वक्र आकृति है, लेकिन वो क्या है, बंद है। क्योंकि हम लोग यहाँ खुली की बात कर रहे हैं, तो खुली में क्या हो जाएगा, आपने जलेबी देखा होगा, देखिए है ना, ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दीजिए, बस ये क्या होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र खुली आकृतियां। ठीक इसी के जैसा हमारा अगला है बंद ज्यामितीय आकृतियां, ठीक है, देख लेते हैं बंद ज्यामितीय आकृतियां। उसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एंडिंग पॉइंट दोनों आपस में क्या होगा, तो मीट करेगा, मतलब मिल जाएगा, वैसी आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं। तो अगला फ्रेंड्स हमारा बंद आकृति, ठीक है, इसको समझ लेते हैं क्या होता है ये बंद आकृति। तो ये भी आपका खुली आकृति की तरह दो प्रकार का होता है, मतलब ऐसी आकृति जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों आपस में मैच करते हो, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बंद आकृति बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है सीधी बंद आकृति, सीधी बंद आकृति, और एक आपका होता है खुली, एक आपका होता है वक्र बंद आकृति। ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। सीधी बंद आकृति में क्या हो जाएगा, आपका त्रिभुज हो जाएगा, जैसा बंद है चतुर्भुज हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आकृति सीधी और बंद, उसको सीधी बंद आकृति। और वक्र का मतलब होता है जो वक्र हो और बंद हो, ठीक है ना, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन, बस इसका क्या हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में मैच करना चाहिए, मिल जाना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वक्र बंद आकृति या बंद वक्र आकृति, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग का अगला जो टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो हम लोग का बिंदु, किरण, रेखा और रेखाखंड, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं एक एक करके। बिंदु, एक सेकेंड जरा देख लें, चलिए वीडियो चल रहा है। बिंदु, इसके बाद है किरण, बिंदु के बाद हम लोग समझेंगे किरण, किरण के बाद समझेंगे रेखा, और रेखा के बाद हम लोग समझेंगे रेखाखंड, ठीक है ना। यहाँ से कभी कभी ऑनलाइन में क्वेश्चन या डेफिनेशन टाइप का पूछ देता है कि बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं पहले बिंदु के बारे में। तो बिंदु एक, जैसे एक डायग्राम देख लीजिए, पहले एक वृत्त है और इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट में जो एक डॉट रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। परिभाषा की बात की जाए तो बिंदु किसे कहते हैं, तो वह सूक्ष्म चिन्ह जो एक विशेष स्थान को दर्शाता है या खास स्थान को दर्शाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिंदु बोलते हैं। बिंदु में न तो लंबाई होगा और न ही चौड़ाई होगा, न तो लंबाई होगा न ही चौड़ाई होगा, वैसी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। मतलब वह सूक्ष्म चिन्ह या आकृति जो एक विशेष स्थान को दर्शाती है, जिसमें न तो लंबाई होगा न ही चौड़ाई होगा, वैसी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं किरण की। तो किरण किसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो किसी भी बिंदु से जब एक लकीर किसी एक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ाई जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब किसी भी बिंदु से एक लकीर जब खींची जाती है किसी एक दिशा में, उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलते हैं। रेखा की बात करें फ्रेंड्स, तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनने वाली
जो लकीर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। मतलब एक बिंदु से इसको हम लोग ना दोनों दिशा में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। बात करते हैं रेखाखंड की, तो रेखा के जब दो एंड पॉइंट है ना, किसी भी रेखा के जब दो एंड पॉइंट मिल जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। मतलब ये भी क्या है हमारा, तो ये क्या है, रेखा खंड कहलाएगा। रेखा खंड मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं ये रेखा का क्या हो गया, एक एंड पॉइंट हो गया। रेखाखंड को समझने के लिए आप किसी पेपर को लीजिए, उसको बीच से फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करने के बाद जब उसको खोलिएगा देखिए कि यहाँ पे एक लाइन दिखाई देगा, मतलब इसका क्या होगा, दो एंड पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है कोण के बारे में। ठीक है, कोण किसे कहते हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े हुए होंगे फ्रेंड्स कोण के बारे में। पहले देख लेते हैं कोण क्या होता है और कोण के कितने कौन से प्रकार होते हैं। 4-5 टॉपिक है, इसी वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा ये वीडियो में। चलिए अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का कोण, इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में, एंगल। ठीक है, तो कोण किसे कहते हैं, तो किसी भी उभयनिष्ठ बिंदु से खींचे जाने वाली दो रेखाओं के बीच का जो गैप होता है ना, ये जो बीच का जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यानी कि ये आपका ये हो गया रेखा और ये रेखा भी हो गया, ये दोनों कहाँ से गुजरा, तो ओ बिंदु से गुजरा। यानी कि ओ बिंदु क्या हो गया आपका, तो एक उभयनिष्ठ बिंदु हो गया जहाँ से दो रेखाएं गुजरती हैं और एक कोण का निर्माण करती है। बात करें प्रकार की, कोण के कौन कौन से प्रकार है, तो फ्रेंड्स कोण का सबसे पहला प्रकार होता है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समकोण मतलब ये 90 डिग्री के बराबर होता है, वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण बोलेंगे, वैसा कोण जो अधिक कोण हो मतलब वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। आप बोल सकते हैं कि जो 180 से क्या हो, छोटा हो। इसके अलावा एक आता है आपका रिजु कोण, इसको भी याद रखिएगा, रिजु कोण वैसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो उस कोण को हम लोग रिजु कोण बोलेंगे। एक आपका होता है बृहत कोण, बृहत कोण मतलब कि थीटा जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, वैसे कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, बृहत कोण बोलेंगे। आगे बात करते हैं, एक और कोण है आपका पूरक कोण, ये भी पूछा जाता है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब वैसा कोण जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। अब दो कोणों का योग 90 डिग्री का मतलब कि अगर एक कोण आपका मान के चलिए 60 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री पहुंच जाएगा। ऐसे कोण को पूरक कोण बोलेंगे। एक और कोण आपका आता है समपूरक कोण, मतलब कि जिसमें दो कोण का योग 180 डिग्री के बराबर उसको हम क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर थीटा 1 आपका 70 डिग्री हो गया तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 70 यानी कि थीटा 2 यहाँ से कितना जाएगा, तो 110 डिग्री। यानी कि बोल सकते हैं कि 70 का सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कितना होता है 110, और अगर पूरक की बात करें तो 60 का पूरक क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपके कोण के कोई 7 प्रकार होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का है त्रिभुज। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का है क्या है, त्रिभुज। तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। या वैसी बंद आकृतियां जिसमें तीन भुजा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना, त्रिभुज को दो भागों में तोड़ा गया है, एक कोण के आधार पे और एक भुजा के आधार पे। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं भुजा के आधार पर, ठीक है, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन त्रिभुज होते हैं भुजा के आधार पर। पहला आपका समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु। ठीक है ना, याद करने का तरीका क्या है, सम का मतलब होता है बराबर बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा, मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु।
फिर होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या आपस में बराबर हो, ठीक है ना, केवल दो भुजा। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। यानी कि AB बराबर क्या है AC, इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। और विषम बाहु का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, अगला बात करते हैं कोण के आधार पर फ्रेंड्स। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। अभी मैंने यहाँ बताया भी था, समकोण देख सकते हैं यहीं पे है आपका। पहला है क्या, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जिस एंगल का मान, जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यूनकोण बोलते हैं, और जिस कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकोण बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कोण और त्रिभुज। चलिए आगे बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि चतुर्भुज भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो चार भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, जिसमें दो विकर्ण आपको होंगे। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल जो पीछे पीछे काटे जाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ये देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रकार की बात करें तो आपका सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सब क्या आता है, सब चतुर्भुज के प्रकार में आ जाएंगे। ठीक है, आइए समझ लेते हैं यहाँ से चतुर्भुज के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक है ना, चार बंद आकृति से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। सबसे पहले अगर प्रकार की बात करें तो यह आ जाएगा हम लोग का समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि फ्रेंड्स आमने सामने की दो भुजा जो होता है ना एक दूसरे के क्या होता है, बराबर नहीं, ये मतलब समानांतर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, समानांतर होता है। मतलब क्या बोलेंगे कि AB समानांतर है क्या, CD के, इसी को हम क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका समांतर चतुर्भुज। यहाँ देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज यानी कि वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं का दोनों युग्म क्या हो, आपस में समानांतर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, सम्मुख भुजा है आमने सामने के जो भुजा होगा क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। ABCD मतलब AB जो हो जाएगा आपका समानांतर हो जाएगा, AB समानांतर CD और AC समानांतर BD। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आयत की बात कर ले फ्रेंड्स, तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होता है, साथ ही साथ जो एंगल बनता है ना दो रेखाओं के बीच का जो एंगल होता है वो सब में क्या होता है 90-90 होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। वर्ग की बात करें तो वर्ग में कुछ नहीं होता, चारों भुजा आपस में क्या होता है, ये बराबर होता है, और जो कोण होता है वो सब 90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि एक दूसरे को समकोण बेकार होता है। अगर आप इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये कुछ ऐसा आकृति बनेगा और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना, ये आपके विकर्ण हो गए, दो विकर्ण सभी चतुर्भुज में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके हो गए चतुर्भुज। ठीक है, कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है, शॉर्ट में इसको फटाफट खत्म कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति। समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे गए हैं कि द्विविमीय आकृति से क्या समझते हैं या त्रिविमीय आकृति से क्या समझते हैं, चित्र सहित व्याख्या करें या उदाहरण से इसको बताएं। सबसे पहले बात करते हैं द्विविमीय की। द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति एक बार देख लीजिए वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल फिगर। एक आपका होता है त्रिविमीय आकृति, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल आकृति इसे कहते हैं द्विविमीय आकृति। अगर परिभाषा की बात की जाए तो किसी भी प्लेन पेपर पे जब आप कोई भी आकृति को बनाते हैं या दर्शाते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, द्विविमीय आकृति कहलाएगा। या वैसी आकृति जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं। या वैसी आकृति जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो लेकिन ऊंचाई ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविमीय आकृति बोलेंगे। किसी भी प्लेन पेपर पर अगर आप कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये मैंने एक आयत बनाया तो ये जो शेडिंग है ना, इसमें क्या होगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये एल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विड्थ हो जाएगा। मतलब इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, ऊंचाई बिल्कुल नहीं है। ऐसी आकृति को द्विविमीय आकृति कहते हैं। इसी के आगे बढ़ जाते हैं
इसमें अगर एक्सिस की बात करें तो ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब ये क्या हो रहा है, ये 2 डायमेंशन दिखा रहा है। त्रिविमीय आकृति वैसी आकृति जिसमें आपका लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ये आपका एक क्यूब हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका लंबाई हो गया L, ये आपका चौड़ाई हो गया B, और ये आपका ऊंचाई हो गया H, मतलब L, B और H तीनों जिसमें शामिल हो उसको क्या बोलेंगे, त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, ठीक है ना। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसी में एक दो चीज और समझ लीजिए, फलक के बारे में। फलक किसे कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसेज बोलते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, सिक्स बोलते हैं। फिर आपका होता है किनारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एज, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। फलक किसे बोलेंगे, तो वैसी वह क्षेत्र जो ठोस भाग को दर्शाता है, किसी भी त्रिविमीय आकृति के ठोस भाग को जो दर्शाता है वही क्या कहलाएगा, फलक कहलाएगा। मतलब ये जो शेडिंग वाला है ये हमारा क्या कहलाएगा, फलक कहलाएगा। शीर्ष की बात करें तो वह पॉइंट जहाँ पे 3 रेखा आके आपस में मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे ना। मतलब 3 बिंदु, 3 रेखा आकर एक जगह जहाँ मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो शीर्ष बोलते हैं। किनारा की बात करें तो दो फलक जब आपस में यहाँ मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। मतलब इस वाले पोर्शन में हम लोग यहाँ पे किनारा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका फिनिश हो गया। चलिए अगला टॉपिक, हाँ लास्ट टॉपिक हम लोग का बच जा रहा है, सममित और असममित आकृतियां। ये हमारा इस यूनिट का आज का आखिरी टॉपिक है, और इसके साथ हमारा ये यूनिट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा तेजी में करा है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस डायग्राम ड्रॉ करना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आप सब लोग पढ़े भी होंगे इसको पहले। चलिए हम लोग का है सममित और असममित। देखिए सममित का मतलब होता है कि वैसी आकृति जिसको अगर बीचा बीची काट दिया जाए, ठीक है, और उसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया जाए तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लेता है। वैसी आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, सममित आकृतियां बोलते हैं। अगर आपने सैंडविच खाया होगा या देखा होगा तो क्या करता है कि पावरोटी को बिल्कुल बीचों बीच स्लाइस किया जाता है। स्लाइस करने के बाद जो भी मटेरियल होता है उसके बीच में डाला जाता है, और जब उसको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। वैसी आकृतियों को क्या बोलेंगे, सममित आकृति बोलेंगे। और जो लाइन उसको काटता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सेगमेंट, यानी कि सममित अक्ष बोलते हैं। आपने पान का पत्ता देखा होगा, वैसे तो ये दिल भी हो गया, ये आपका पान का पत्ता है। अगर इसको आप बीच से काटते हैं ये क्या होगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर में आ जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सममित आकृतियां। और ये जो आपका होगा इसको बोलते हैं सममित अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, सममित अक्ष। इंग्लिश में बोलेंगे लाइन ऑफ सेगमेंट, ठीक है। बिल्कुल इसके विपरीत असममित मतलब ऐसी आकृति है जिसको अगर बीचे बीच काटा जाए तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। वैसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, असममित आकृति। जैसे ये कोई आकृति हो गया, अगर आप इसको यहाँ से बीचा बीची काटिएगा तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगा, बल्कि आगे पीछे हो जाएगा। तो वैसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, सममित आकृति बोलेंगे। जैसे ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर आप इसको बीचे बीची काटिएगा यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। यहाँ पूछा जाता है लाइन ऑफ सेगमेंट कितने बनेंगे, तो 1 बनेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे लाइन ऑफ सेगमेंट कितने बनेंगे, तो 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 बनेंगे। अगर आप वर्ग की बात करें तो वर्ग में कितने लाइन ऑफ सेगमेंट बनेंगे, तो एक तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, एक यहाँ से काट सकते हैं, एक डायगोनली यहाँ से काट सकते हैं, एक डायगोनली यहाँ से काट सकते हैं। गिनती करेगा तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सेगमेंट बन गए, तो 5 लाइन ऑफ सेगमेंट बन गया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे सममित और असममित आकृतियां। बस आपको ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाना है और उसको ABCD के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कर देना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में फ्रेंड्स प्रयास कीजिएगा कि मैथ में आप लोग प्रोटेक्टर, स्केल वगैरह, पेंसिल वगैरह का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इसके माध्यम से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यही दर्शाता है कि आप कितनी जानकारी रखते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डायग्राम बना देता है, मतलब वो चीज़ों को समझ रहा है, उसकी कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस यूनिट में डायग्राम बनाने का प्रयास करिएगा, वहीं से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर इसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।